दीपू हेलो सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। प्रीति कुमारी हेलो सर, गुड इवनिंग बेटा। राजवीर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपांशु गुड इवनिंग। चलिए बेटा, हमें स्टार्ट करते हैं सीएमए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल। राजवीर कॉस्ट एफएम। हाँ राजवीर, इस बार कॉस्ट एफएम हार्ड आया था, लेकिन कोई हार्ड नहीं था। मैं इसकी सॉल्यूशन आपको एक दो रोज में दे दूंगा बेटा। बैंकर विजय हेलो सर, मैं कॉस्ट एफएम की सॉल्यूशन आपको 2 दिन में दे दूंगा, ठीक है। पिंटू झा प्रणाम सर, बहुत अच्छा, प्रणाम प्रणाम। पिंटू कैसे हैं आप? हम आपको कॉस्ट एफएम की सॉल्यूशन जो एग्जाम में हुआ था बहुत जल्दी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। पिंटू, राजवीर, पिंटू और दीपू, प्रीति, दीपांशु, मैं बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने अभी सीएमए फाइनल एसएफएम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। मैंने अभी आपको सीएमए फाइनल एसएफएम का लाइव क्लास लिया था सॉल्यूशन का। आप पास कर जाओगे बोथ ग्रुप में, माता रानी के आशीर्वाद से सब पास कर जाओगे। आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 का कॉस्ट और एफएम की सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको, आप लोग प्लीज मेरी क्लासेस में कंटिन्यू रहिए। आप लोग प्लीज मेरी क्लास में कंटिन्यू रहिए। आप लोग को 100% सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। आपकी स्कैनर की क्वेश्चंस सारे हो गए, आपका एमसीक्यू भी सारा होगा बेटा। आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग अमरचंद, गुड इवनिंग प्रीति कुमारी। सर सारा चैप्टर आप कवर कराओगे? 100% सारी चैप्टर मैं कवर कराऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। निखिल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड 100% मैं कंप्लीट कराऊंगा और एमसीक्यू कराऊंगा, स्कैनर कराऊंगा और हर एक चैप्टर के बाद मैं टेस्ट लूंगा। हर एक चैप्टर का मैं टेस्ट भी लूंगा। आप लोग प्लीज मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। 2-3-4 चैप्टर के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं 100% आप लोग को कराऊंगा। दूसरी बात, मैं आपको जो भी चैप्टर कराऊंगा उसकी न्यू सिलेबस का प्लस ओल्ड सिलेबस 2016 वाली, उनकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस मैं आपको YouTube चैनल पे रख दूंगा। YouTube चैनल पे रख दूंगा। YouTube चैनल पे कौन सा? HL गुप्ता मैथ्स। इस YouTube स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आपको वहां पे रख दूंगा। जैसे ये वाला आपका है, मैं आज कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं बेटा? आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लीवरेज एनालिसिस, और इसके बाद होता है ईबीआईटी एनालिसिस, लिवरेज एनालिसिस और ईबीआईटी एनालिसिस, ईबीआईटी पीएस एनालिसिस। अब आपकी ये स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं कंसेप्ट कराऊंगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। आपकी ये स्टडी मटेरियल का 100% क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये यहां से आपको मिल जाएगा, जो आपका यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। मैंने 9312606737 पे अपना नाम और सीएमए इंटर लिखेंगे तो मैं हर एक क्लासेस का आपको मैं नोट्स देता रहूंगा और हर एक अपनी अपडेट्स आपको बताते रहूंगा। तो जैसे मैंने ये आपका लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पे यदि आप जाएंगे, तो इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको, जैसे ये वाला लिंक मैंने आपको कॉपी किया,
कॉपी करके मैंने आपको मैं यहाँ पे गया अपना यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे गया और यूट्यूब चैनल पे मैं अपना यहाँ पे मैं वो लिंक को शेयर किया। लिंक को शेयर करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे उस लिंक को शेयर करना, CMA इंटर लीवरेज एनालिसिस करके आपको सारी उसकी क्वेश्चन आपकी स्टडी मटेरियल का मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आप प्ले करेंगे तो एक एक क्वेश्चंस आपको CMA इंटरमीडिएट लीवरेज एनालिसिस इलस्ट्रेशन 26 CMA इंटर 27 इलस्ट्रेशन नंबर, 28 इलस्ट्रेशन नंबर, 29 इलस्ट्रेशन नंबर, 30 नंबर, ऐसे आपकी सारी आपकी मैंने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैंने सोल्व करके रखा हुआ है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे आपकी ये स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो हम आगे की ओर चलते हैं। इस तरह आपकी स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो मैं आपको आगे की ओर चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लीवरेज एनालिसिस हम शुरू करते हैं, ये वाला हम खत्म करेंगे। अब लीवरेज एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं बेटा। चलिए देखिए, हमारे पास ये चैप्टर है फाइनेंशियल डिसीजन। इस चैप्टर का नाम है क्या? फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में बेटा 3 पार्ट आता है। एक तो पार्ट आता है लीवरेज एनालिसिस, दूसरा पार्ट आता है EBIT EPS एनालिसिस, और तीसरा पार्ट आपका आता है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी आपको 100% मैं कराऊंगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी ये 3 पार्ट हम कराएंगे, इस चैप्टर में है। अब क्या होता है कि फाइनेंशियल डिसीजन का मेन जो पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और प्रोजेक्ट के लिए टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा? टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? और दूसरा सोर्सेज ऑफ सच कैपिटल, सोर्सेज ऑफ सच कैपिटल। मान लो किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको टोटल 20 लाख रुपीज चाहिए, तो आपने टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो 20 लाख। तो भाई ये वाली कैपिटल हम कहां से लेकर आएंगे? क्या सोर्सेज होगा पैसा उठाने का? तो हम डेब्ट से उठाएं, प्रेफरेंस से उठाएं, इक्विटी से उठाएं, कहां से पैसा उठाएं? ये 2 पार्ट मेन आपका कोर एरिया होता है इस चैप्टर का। तो आपको इस दोनों का जो आंसर है वो आपको लीवरेज एनालिसिस और EBIT EPS एनालिसिस से हम प्राप्त करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन? आपकी मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन का क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन का है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, और जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वह कैपिटल का सोर्स क्या होगा, कहां से पैसा लाएंगे। तो व्हाट इज द मेन थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर? आप इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, और जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसका सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होगा, वो कहां से पैसा हम उठाकर लाएंगे। ठीक है ना?
तो आपको हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज आप लोग देखिएगा, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। बेटा आप लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे पहले द मेन टू components of financial डिसीजन। जनरली दो कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल डिसीजन का, दो मेन कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल डिसीजन का। सबसे पहला कंपोनेंट द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा क्या होता है, द सोर्सेज ऑफ रेजिंग सच कैपिटल, द सोर्सेज ऑफ रेजिंग सच कैपिटल। ये दो मेन सोर्स होता है फाइनेंशियल डिसीजन का। फाइनेंशियल डिसीजन का क्या होता है, मेन टू कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट होता है बेटा, द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और दो सोर्सेज, जो जितना भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उसका सोर्स क्या होगा, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, ये दो मेन कंपोनेंट्स होता है। ठीक है ना। अब लिखिए, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, इसके लिए ये सोर्स के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। उस टेक्निक में लीवरेज एनालिसिस और EBIT EPS एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। देयर आर several technique to find above component out of those technique, out of those technique, उस टेक्निक से लीवरेज एनालिसिस, लीवरेज एनालिसिस एंड EBIT EPS analysis are most important leverage analysis, EBIT EPS analysis are most important techniques, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। ये दो इंपॉर्टेंट हमें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है बेटा, लीवरेज एनालिसिस और EBIT EPS एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमें स्टडी करनी है। लीवरेज एनालिसिस एंड EBIT EPS एनालिसिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हमें स्टडी करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि बेटा कि भाई आपको लीवरेज एनालिसिस हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीवरेज एनालिसिस, लीवरेज एनालिसिस इससे हम स्टार्ट करेंगे बेटा, लीवरेज एनालिसिस। अब देखिए, हमारे पास दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएबल्स होता है। एक तो होता है इंडिपेंडेंट, वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, देखिएगा हमारी जो सेल होता है, सेल किस पे डिपेंड करता है, सेल एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। सेल किस पे डिपेंड करता है बेटा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे डिपेंड करता है। हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, हमारी सेल पे डिपेंड करता है। ईपीएस होता है, ईपीएस होता है, तो ईपीएस किस पे डिपेंड करता है, हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है ना बेटा, आप लोग ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज 9312606737 ये नंबर को सेव करेंगे एच एल गुप्ता के नाम से और मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है ना बेटा। लिबरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, तो यहां हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट पे क्या होता है, हमारी सेल डिपेंड करता है। हमारी सेल पे कौन सा डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको कहते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और हमारी ईबीआईटी पे ईपीएस डिपेंड करता है, ईपीएस डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब सुनिएगा। लीवरेज एनालिसिस क्या इंडिकेट करता है, क्या रिलेशनशिप आपको बतलाता है। लीवरेज एनालिसिस एक तो रिस्क को बतलाता है, जो बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में बतलाता है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। और दूसरा बतलाता है आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशन को बतलाता है। क्या बतलाता है बेटा, एक तो रिस्क बताता है, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क को बताता है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बतलाता है, रिलेशन बतलाता है। तो लीवरेज एनालिसिस क्या कहता है, लीवरेज, व्हाट इज द लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस क्या बतलाता है, लीवरेज एनालिसिस बताता है कि आपका परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एवरी 1% चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर यहाँ पे 1% से चेंज किया जाए, 1% से चेंज किया जाए, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कितना परसेंट से चेंज होगा, दैट इज अ लीवरेज एनालिसिस। व्हाट इज अ लीवरेज एनालिसिस, अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीवरेज एनालिसिस, द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट स्टेट्स परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बताता भाई, परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बताता है, परसेंटेज चेंज ऑफ सेल फॉर एवरी 1% चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, परसेंटेज चेंज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस फॉर एवरी 1% चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है ना। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, व्हाट इज द लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट स्टेट्स परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी, हाँ जी कंगना गुड इवनिंग, कंगना मिश्रा गुड इवनिंग। बेटा बेटा आप लोग को किसी को भी
ये नाम नंबर जरूर आप सेव करेंगे। इस नंबर को सेव करने से आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लासेस की प्रॉपर नोट्स मिलेगा। ठीक है ना बेटा। तो मैं लिखाता हूँ लिवरेज एनालिसिस, लिखिएगा यहाँ पे लिवरेज एनालिसिस। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन it is a relationship between dependent and independent variable. It states percentage change in dependent variable for every 1% change in independent variable, percentage change in dependent variable for every 1% change in independent variable। ठीक है बेटा। आप लोग को मैंने कहा कि भाई लिवरेज एनालिसिस एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ये क्या बतलाता है कि आपको ये कितना डिपेंडेंट कितना चेंज होगा इंडिपेंडेंट का 1% चेंजेस से, डिपेंडेंट कितना चेंज होगा इंडिपेंडेंट का 1% से चेंज होने से। आप प्लीज़ ये नंबर जरूर सेव करेंगे बेटा और मुझे व्हाट्सअप करेंगे, पूरी क्लास की डिटेल्स आपको मैं भेजता रहूँगा। प्लीज़ आप लोग ये नंबर जरूर सेव करेंगे। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1%। ठीक है ना। अब लीवरेज को लिखा कैसे जाता है, अब देखिएगा। लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी बेटा, आप लोग बताइए समझ आया कि नहीं। प्रीति, कंगना, पिंटू, निखिल, हाँ जी बताइए लिवरेज का डिफिनीशन समझ आया कि नहीं। लिवरेज की डिफिनीशन समझ आया कि नहीं आया बेटा। लिवरेज परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वीक में प्रीति मैंने क्लास का ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है और मैसेज दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं मैसेज पहुंचा है तो 9312606737 पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है। वीक में जनरली 3 डेज होता है, 3 डेज इन अ वीक, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8:30 PM। दीपांशु, हाँ जी बेटा ये समझ आया बेटा आप लोग को, लिवरेज का डिफिनीशन समझ आया। अभी क्लास थोड़ा स्लो होगा, बाद में ठीक हो जाएगा। निखिल, हाँ जी, कंगना, पिंटू, समझ आ गया बेटा ये लिवरेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, मैं एक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दिया, मैंने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के साथ साथ सेल्स रेवेन्यू दिया, सेल्स रेवेन्यू। प्लीज इस एग्जांपल को समझिएगा बेटा, सेल्स रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू। जब हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रुपीज केस फर्स्ट केस में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारे पास रुपीज 50,000 का था, तो हमारी सेल्स आपका 20 लाख की हो गई। और केस सेकंड में आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 60,000 का हुआ, तो हमारी सेल्स आपको 30 लाख की हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड लीवरेज एनालिसिस बिटवीन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड लीवरेज एनालिसिस बिटवीन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू। आपको लीवरेज एनालिसिस बिटवीन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू निकालनी है। दूसरी क्वेश्चन पूछी गई, इंटरप्रेट्स द रिजल्ट्स, इंटरप्रेट्स द रिजल्ट्स, उस रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट कीजिए। तीसरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तीसरी क्वेश्चन पूछी गई फाइंड परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल, सेल्स रेवेन्यू डबल। आप परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट निकालिए सेल्स रेवेन्यू डबल के लिए। ठीक है, आपको फाइंड परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे इसको बनाएंगे, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स में आपका ये वाला जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, इसको कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताइए भाई साहब, आपको मैं अगर पूछूंगा लीवरेज बिटवीन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू, मैंने आपको बोला कि भाई ये निकालो लीवरेज बिटवीन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू, लीवरेज बिटवीन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू। तो बताइए कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है लीवरेज का? लीवरेज हमें निकालनी है, बताइए बेटा हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या लिखेंगे? लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप बताइए, आप लोग बताइए,
हमारी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और सेल्स में कौन डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, बताइए बेटा। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और सेल्स में डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, प्लीज बताइए। दीपांशु, दीपू मैं बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, आपने मुझसे मांगा था। आप बताइए एडवर्टीजमेंट और इसमें कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट है, बताइए बेटा। हमारी सेल्स डिपेंडेंट है और एडवर्टीजमेंट इंडिपेंडेंट है। तो अब देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं लीवरेज परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बताइए बेटा आप। बहुत अच्छा बेटा, एडवर्टीजमेंट इंडिपेंडेंट होगा, बहुत अच्छा। तो चेंज निकालना है, आप बताइए चेंज निकालना है। तो इस दोनों में चेंज कितने की हो रही है, 50 से 60 हो गया, 10 लाख की 10,000 की चेंज हो रही है। इस दोनों में कितने की चेंज हो रही है, 10 लाख की चेंजेज हो रही है। अब बताइए परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो भाई चेंज कितना हुआ, 10,000 का हुआ। ओरिजिनल कितना था, 50,000 था, इंटू 100, तो 20% यहां पे चेंज होगा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे। इस पे कितना चेंज होगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, 50% का चेंज यहां पे होगा, 50% का चेंज यहां पे होगा, 50% का चेंज यहां पे होगा। अब आप देखिए, आप हमें लीवरेज निकालनी है, तो बताइए कैसे होगा यहां पे लीवरेज। तो यहां पे लीवरेज परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो भाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू आपका 50% था, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 20% था, ये 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अब बताइए ये वाली रिलेशन हमारे पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, प्लीज बताइएगा बेटा। ये वाला रिलेशन हमारे पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताइए बेटा। हाँ जी बताइए प्रीति।
अमरचंद, पिंटू, दीपू, बताइए बेटा, ये वाला आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा? परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। हाँ जी बेटा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बताइए, कोई प्रॉब्लम यहां तक? परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू इक्वल टू 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ये क्लियर हो गया? 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। हाँ जी प्रीति, क्लियर? पिंटू, अमरचंद, दीपांशु, हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू इक्वल टू 2.5 परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइज का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे 1% का चेंज करेंगे तो 1 इंटू 2.5 सेल्स रेवेन्यू में 2.5 का चेंज होगा। अगर परसेंटेज कॉस्ट में 10 का चेंज करेंगे, 10 का, तो 10 इंटू 2.5 सेल्स रेवेन्यू में 25% का चेंज होगा। सेल्स रेवेन्यू में 25% का चेंज होगा, है ना? तो इसकी सेकेंड पार्ट में जो इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, तो इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे बेटा? इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे आप? लीवरेज एनालिसिस बिटवीन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू 2.5 means for every 1% change in advertisement cost, for every 1% change in advertisement cost, percentage sales revenue changes by 2.5%. 2.5%. That is for 10% increase or decrease advertisement cost, 10% increase or decrease advertisement cost, sales revenue will increase or decrease by 10% into 2.5, 25%. 25% से इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। 10% इंटू 2.5 दैट इक्वल टू 25% से इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो प्रीति, यहां पे आप लोग प्लीज पहले कॉपी करो, फिर समझाऊंगा। प्लीज आप लोग कॉपी करें।
अब सुनिए, हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है परसेंटेज चेंज, यहाँ पे चेंज इन सेल्स इक्वल टू 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। ये रिलेशन है हमारे पास, देखिएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर मान लीजिए यहां पे ये तो 2.5 रहेगा ही, इंटू अगर यहां पे 1% हो रहा है तो 2.5 इंटू 1%, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में यदि 1% की हो रही है तो ये 2.5% हो जाएगा। यदि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में सपोज करो अगर यहां पे 2.5 यहां पे 10% हो रहा है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये आपको 25% हो जाएगा। भाई अगर ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में 20% का चेंज होगा तो 2.5 इंटू 20%, ये 50% का हो जाएगा बेटा। हाँ जी प्रीति, समझ आया कि नहीं आया? पिंटू समझ आया कि नहीं आया? एकदम अच्छे से एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूं बेटा, आप लोग फिर से समझने की कोशिश करें। 2.5 अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में बेटा 1% का चेंज आएगा तो 1% इंटू 2.5 ये 2.5% का हो जाएगा। अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में 10% का होगा तो 10% इंटू 2.5 ये 25% का हो जाएगा। अगर ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 20% से होगा तो भाई जितना भी होगा वो उसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करके होगा। एकदम आसान टॉपिक है बेटा ये। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? पिंटू, दीपू, क्लियर है बेटा एकदम? हाँ जी, मैं स्लाइड भेजूंगा, उसको फिर से आप पढ़िएगा और पढ़ के मुझे फिर बताएंगे, मैं आपको और क्लियर बताऊंगा। ठीक है, अब आप सुनिए, यहां पे क्वेश्चन क्या था, यहां पे था इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, रिजल्ट को इंटरप्रेट करें, वो मैंने कर दिया। तीसरे पार्ट में क्वेश्चन क्या है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल, सेल्स रेवेन्यू डबल। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इन्होंने कहा कि सेल को डबल करने के लिए कितना परसेंट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट चेंज करना पड़ेगा। भाई सेल को डबल करने के लिए कितना परसेंट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट चेंज करना पड़ेगा? तो पहले डबल का मतलब समझिए, डबल का मतलब समझिएगा। डबल का मतलब होता है, डबल मीन्स अगर सपोज कीजिए कोई चीज x है तो वो आपको 2x हो जाएगा। डबल का मतलब 2x हो गया। तो भाई इसमें x से 2x हो गया तो चेंज कितना हुआ बताइए आप? चेंज x हो गया। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा इसमें बताइए आप? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज भी आपका x, ओरिजिनल भी x इंटू 100, तो ये 100% हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपको कोई चीज बोले कि मुझे उसको डबल करना है तो डबल का मतलब उसमें 100% का चेंज लाना है। डबल का मतलब उसमें कितना परसेंट का चेंज लाना है बेटा? डबल का मतलब उसमें 100% की चेंजेज लानी है। डबल का मतलब उसमें कितने परसेंट का चेंज लानी है? 100% का चेंज लाना है।
डबल का मतलब उसमें 100% का चेंज लाना है, 100% का चेंज लाना है। डबल का मतलब हम उसमें 100% का चेंज लाना चाहते हैं। क्लियर है? अगर फिर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है टू मेक जीरो, अगर जीरो बनाने का केस अगर कोई पूछता है तो उस केस में क्या करेंगे भाई? मान लो x था, x से जीरो हो गया, तो इसमें भाई चेंज कितना हुआ? तो इसमें भी पे चेंज आपको x ही हुआ, x से जीरो हो गया। तो परसेंटेज चेंज में चेंज अपन ओरिजिनल टू 100, तो x चेंज हुआ, ओरिजिनल भी x था दिस, तो इसमें भी 100%। तो दो केसेस में 100% चेंज आता है, दो केसेस में 100% चेंज आता है। एक तो आपको या तो वो डबल हो जाए या तो वो जीरो हो जाए, दोनों केस में चेंज की परसेंटेज कितनी है? 100% है। एक बात दिमाग में रखना है, इस दोनों केसेस में चेंज की परसेंटेज कितनी है? 100% है। ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिएगा बेटा, यहां पे सुनिएगा तीसरे पार्ट का आंसर। टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल, टू गेट revenue double, to get sales revenue double, it means there is 100% change in sales revenue, there is 100% change in, there is a 100% change in sales revenue। चलो प्रीति, थैंक यू बेटा। हाँ एकदम सही कर रही है, एकदम सही प्रीति, 100% चेंज। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में हमें लाना पड़ेगा, अब इक्वेशन फर्स्ट में लाना पड़ेगा बेटा। देखिएगा यार, इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहां पे है, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सेल्स रेवेन्यू इक्वल टू 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अब आप देखिए यहां पे सेल्स रिवेन्यू को डबल लाना है, इट मींस 100% चेंज सेल्स रिवेन्यू में लाना है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे 100%, ये 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, और 100 2.5 परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, दैट इक्वल टू 40%। 100 डिवाइडेड बाई 2.5, 100 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना हो जाएगा? ये 40% हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में आप 40% की चेंज लाओगे, अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में कितना का चेंज लाओगे? 40% का चेंज लाओगे, तो आपकी सेल्स रिवेन्यू डबल हो जाएगा। मैंने आपका
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्रीज करोगे 40% से तो आपकी सेल्स इंक्रीज कर जाएगा 100% से। इट मीन्स फॉर 100% इंक्रीज डबल सेल्स रेवेन्यू, double sales revenue, it means for double sales revenue we have to increase advertisement cost बाई 40%। हमें 40% से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, ये वाली पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पिंटू समझ आया बेटा? ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ आया? We have to increase advertisement cost by 40%। एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा? ये 40% वाली समझ आया कि नहीं आया बेटा? प्रीति, पिंटू, दीपांशु, दीपू क्लियर हुआ? दीपू क्लियर हुआ? चलिए आगे के लिए बढ़ा जाए बेटा। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए, इंक्रीज किया जाए। चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लिवरेजेज। टाइप्स ऑफ लिवरेजेज। भाई आपके 3 टाइप का लिवरेज होता है। 3 टाइप का लिवरेज होता है। एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज और एक होता है EBIT, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, और एक होता है आपका कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज। टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, टाइप्स ऑफ लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइन लिवरेज। तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज। अब सुनिएगा, अब मैं बताता हूं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आप लोग सबको ही जानते होंगे। इनकम स्टेटमेंट आप सारे कोई इनकम स्टेटमेंट जानते होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेल्स रेवेन्यू करते हैं। हम क्या करते हैं? उसके बाद लेस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। उसके बाद जो आता है उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। फिर लेस फिक्स कॉस्ट करते हैं। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहां पे होता है ईबीआईटी। ईबीआईटी ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको क्या कहते हैं बेटा? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो नाम होता है इसको हम एक अलग सा नाम देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है आपने बिजनेस को ऑपरेट किया और ऑपरेशन से क्या फायदा हुआ। तो बिजनेस का ऑपरेशन का पार्ट क्या होता है? सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाकर हम उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। सेल करने के बाद जो पैसा आता है उसको हम क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं। फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद हमारे पास एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है। दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद हम क्या करते हैं? लेस इंटरेस्ट को हम माइनस करते हैं। इंटरेस्ट माइनस होने के बाद ये होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स, इसको कहते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। यहां पे लेस टैक्स, हमने टैक्स को माइनस किया। फिर इसको कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमने क्या कर दिया? इसको लिख दिया अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड को हमने माइनस कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया, सीडीटी है तो उसको भी माइनस करेंगे। इसके बाद जो आता है वो उसको कहते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी। और अर्निंग फॉर इक्विटी, यहां पे हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया। ये मान लो आपको 1 लाख है, यहां पे हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 है मान लो। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहिए दीपू या अर्निंग आफ्टर टैक्स कहिए, बात एक ही है बेटा। अब इसको क्या कहेंगे? ईपीएस। ईपीएस 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो ये आपका 10 रुपया हमारे पास ईपीएस हो जाएगा, 10 रुपये ईपीएस। अब आपको यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे हमने देखा पैसे का बांट छाट किया। अब भाई पैसे का बांट छाट कैसे कर रहे हैं इसको देखिए आप। हम पैसे का बांट छाट कैसे कर रहे हैं इसको देखिए भाई। हमारे पास ईबीआईटी आया, प्रॉफिट, इसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग। सपोज कीजिए हमारे पास 10 लाख रुपया हो गया। इस पे पहले डेप्ट होल्डर को हमने पैसे, डेप्ट होल्डर को हमने इंटरेस्ट दे दिया। मान लो ये 12 लाख है, 2 लाख हमने इंटरेस्ट दे दिया। फिर हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया 40%, तो 4 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। फिर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया।
तो 12 में आपको 10,7, तो ये पैसा किसके लिए बच गया? अर्निंग फॉर इक्विटी, 3 लाख बच गया। अब बताइए, अर्निंग फॉर इक्विटी हमारे पास 3 लाख रुपए बच गया ना बेटा, ये हमारे लिए इंटरेस्ट हो गया, ये गवर्नमेंट को दे दिया, ये प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इस एक्टिविटीज को कहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी फाइनेंशियल एक्टिविटी। भाई साहब, इसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्यों कहते हो, बताओ आप। सर फाइनेंशियल एक्टिविटी क्यों कहते हैं इसको? फाइनेंशियल एक्टिविटी क्यों कहते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी इसीलिए कहा जाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पैसे का बांट-छांट का काम करता है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज किस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैसे का बांट-छांट का काम करता है बेटा। दिस इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूट द मनी। तो आपका जो यहाँ पे आया था, इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम दे देंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यहां से यहां तक। इसका नाम क्या रखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? बिजनेस का ऑपरेशन, प्रोडक्ट को बनाना, वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना, फिक्स कॉस्ट को अलग करना, प्रॉफिट बताना। दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना, गवर्नमेंट को टैक्स देना, प्रेफरेंस होल्डर को पैसा देना, जो इक्विटी का पैसा बचा इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट इज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसको क्या कहते हैं हम? फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इस दोनों एक्टिविटीज को आप मिला दो, इस दोनों एक्टिविटीज को आप मिला दो, और इस एक्टिविटीज का नाम जो होता है उसको कहते हैं कंबाइंड एक्टिविटी कहा जाता है। इसको हम कंबाइंड एक्टिविटीज कहते हैं। प्लीज बताइए बेटा, क्या आप लोग को ये एक्टिविटीज के बारे में समझ आया कि नहीं आया? प्लीज बताइए, एक्टिविटीज के बारे में समझ आया कि नहीं आया? कंबाइंड एक्टिविटी, हाँ जी, कंबाइंड एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज और कंबाइंड एक्टिविटी। हाँ जी बताइए बेटा, समझ आया कि नहीं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कंबाइंड एक्टिविटी, एकदम अच्छे से समझ आया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कंबाइंड एक्टिविटी, एकदम अच्छे से समझ आया बेटा? अब चलिए, इसी तीनों एक्टिविटीज के बेसिस पे हमने लिवरेजेस को कहा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अब बताइए, अगर मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो राइजेज होता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कहाँ से होता है? सेल से स्टार्ट होता है, प्रॉफिट पे खत्म होता है। सेल से स्टार्ट होता है, प्रॉफिट पे खत्म होता है। तो आपका जो मैंने लिवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, लिवरेज इक्वल टू, मैंने बताया था लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कहा कि भाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ, ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ। तो भाई साहब, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिपेंडेंट कौन सा है?
तो मैंने पहले ही बार बताया था, डिपेंडेंट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईबीआईटी है। ईबीआईटी आपका क्या है? डिपेंडेंट। ईबीआईटी बेटा डिपेंडेंट है और सेल्स रेवेन्यू इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारी सेल पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? सेल पे डिपेंड करता है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, हाँ जी क्लियर है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में जो लिवरेजेज होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो लिवरेजेज राइज होता है उसको ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। तो डिपेंडेंट न्यूमरेटर में होता है, इंडिपेंडेंट नीचे होता है। प्रॉफिट डिपेंड करता है किस पे? सेल पे, इसलिए ऐसे लिखा गया। प्रॉफिट डिपेंड करता है किस पे? सेल पे, इसलिए ऐसे लिखा गया। अब मैंने आपको बोला कि भाई साहब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज किसे कहते हैं? लिवरेज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहां से राइज होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज ईबीआईटी से स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, और खत्म किस पे होता है? ईपीएस पे खत्म होता है। ईपीएस पे खत्म होता है। अब बताइए, हमारी जो ईपीएस है डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है ईपीएस। हमारी जो ईपीएस डिपेंड करता है ईबीआईटी पे डिपेंड करता है। हमारी जो ईपीएस है वो किस पे डिपेंड करता है? ईबीआईटी पे डिपेंड करता है। हमारी जो ईपीएस है किस पे डिपेंड करता है? ईबीआईटी पे डिपेंड करता है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिपेंडेंट पहले होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हाँ जी बेटा बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी बताइए बेटा, क्लियर हो गया? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब एक होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अब बताइए, कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज में क्या होता है, प्लीज इसको समझिए। कंबाइंड एक्टिविटीज को अटेंड करता है। कंबाइंड एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि सेल से स्टार्ट होता है और ईपीएस पे खत्म होता है। सेल से स्टार्ट होकर ईपीएस पे खत्म। तो सेल्स और ईपीएस के बीच में कंपेयर करेंगे तो ईपीएस आपका डिपेंडेंट हो गया और सेल्स आपका इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? DOL, DOF, DOC। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है बेटा यहां तक? दीपू क्लियर है, पिंटू क्लियर है, प्रीति एकदम क्लियर है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, हाँ जी क्लियर है बेटा, क्लियर है आप लोग का? चलिए बेटा, सारे समझ आ गया? तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मैंने यहां पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू यहां पे आपको सेल्स रेवेन्यू था, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को देखिए, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू था, सेल्स रेवेन्यू। भाई साहब मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने क्या किया, इसको मैं यहां लाया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और इनटू मैंने कहा कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, मैंने यह कर दिया, ईपीएस को यहां और यहां तो इसको ऐसे ही रहने दिया, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, और यहां पे मैंने लिखा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, अब आपको मैं यहां पे अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? ये नोट्स के लिए आप लोग प्लीज आप इस नंबर को सेव कर लेंगे 9312606737 और मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे HL गुप्ता के नाम से, तो मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना बेटा? हाँ जी क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? प्लीज बताइए आप लोग, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर है? हाँ जी एकदम प्रीति सही है। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को कंबाइन कर देंगे तो कंबाइंड एक्टिविटीज हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकलता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकलता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? नहीं, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा आप लोगों को? कुछ भी डाउट्स है आप लोग व्हाट्सअप करेंगे मुझे 9312606737 पे 37 पे 12606737 पे HL गुप्ता के नाम से। ठीक है बेटा, कोई डाउट है?
क्लियर होगा सारी पॉइंट्स? आज की क्लास हम इतना ही रन देंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में इस पे रिलेटेड हम ऑपरेटिंग लिवरेज शुरू करेंगे, उस पर क्वेश्चन कराएंगे, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास क्या लिवरेजेज होगा उसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना बेटा? चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में हम स्टडी करेंगे, प्लीज आप लोग क्लासेस ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।